अस्सलाम वालेकुम एडवेंचर्स फ्रेंड्स। आईडिया वीकली में चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की WS-15 के साथ सीरियल प्रोडक्शन की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट की सिंगापुर एयर शो में पहली मर्तबा शिरकत, इंडोनेशिया की कान एयरक्राफ्ट से मुतालिक तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की बड़ी स्टेटमेंट, पाकिस्तान नेवी का लॉन्ग रेंज रेस्क्यू ऑपरेशन, ब्राजील समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। चीन की जानिब से गुज़श्ता रोज J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली मर्तबा अनऑफिशियल सोर्सेस से कुछ इमेजेस रिलीज की गई हैं, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये J-20A के WS-15 इंजन से पावर्ड सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स हैं। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली विजुअल्स में 3 J-20A फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा गया है, जिनको चीन के हाईली एडवांस्ड और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले WS-15 इंजन से पावर्ड करने के बाद पहली मर्तबा देखा गया है। चीन गुज़श्ता काफी अरसे से अपने J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एडवांस, ज्यादा पावरफुल और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले WS-15 इंजन के साथ पावर करने के बाद बाकायदा अपनी एयरफोर्स में फील्ड करने का मंसूबा रखता है। गो के गुज़श्ता कुछ अरसे से इस इंजन से पावर्ड J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इब्तदाई टेस्टिंग की विजुअल सामने आ चुकी हैं। ताहम ये पहली मर्तबा है कि J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को WS-15 के साथ पावर करने के बाद इसके सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स को दिखाया गया है, जो इस जानिब इशारा करता है कि J-20 को अब WS-15 के साथ तमाम तरह की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के बाद अब बाकायदा सीरियल प्रोडक्शन में दाखिल कर दिया गया है, जो न सिर्फ चीन की WS-15 इंजन पर कैपेबिलिटीज के एतबार से ट्रस्ट को जाहिर करती है, बल्कि अब J-20 अपने रिक्वायर्ड इंजन के साथ पावर किए जाने के बाद नियर फ्यूचर में चाइनीज एयरफोर्स में सर्व कर सकेगा। ख्याल रहे कि चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मरहलावार कई तरह के मकामी इंजन से पावर्ड किया जा चुका है, जबकि चीन के J-35 के नेवल वर्जन को WS-21 और एयर फोर्स वर्जन को WS-19 से पहले ही पावर्ड किया जा चुका है। टर्किश एयरफोर्स के पायलट्स के इब्तदाई बैच के बारे में इतलात हैं कि उनकी यूरो फाइटर टाइफून से मुतालिक कन्वर्जेंट ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि टर्किश एयरफोर्स के लिए तुर्क हुकूमत की जानिब से टोटल 40 यूरो फाइटर टाइफून अक्वायर करने का फैसला अब से चंद माह पहले किया गया था, और इस सिलसिले में तकरीबन 10 अरब डॉलर की डील बरतानिया के साथ पहले ही साइन की जा चुकी है। तुर्किया की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून का इब्तदाई बैच अगले महीने रिसीव कर लिया जाएगा, क्योंकि तुर्किया ने तकरीबन 12 यूरो फाइटर टाइफून कतर और 12 ही ओमान से इस्तेमाल शुदा हासिल किए हैं, जिनकी डिलीवरीज उसे अगले माह मुतवक्के है। इस सिलसिले में टर्किश एयरफोर्स के पायलट्स के इब्तदाई बैच की कन्वर्जेंट ट्रेनिंग पहले ही शुरू कर दी गई है, जबकि तुर्किया को नियर फ्यूचर में बरतानिया से भी नए यूरो फाइटर टाइफून की डिलीवरीज मुतवक्के है। तुर्किया की जानिब से जहां बरतानिया से 20 नए यूरो फाइटर टाइफून हासिल किए जाएंगे, वहीं 24 इस्तेमाल शुदा तैयारे कतर और ओमान से हासिल किए जा रहे हैं। ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर की जानिब से चौथा KC-390 ट्रांसपोर्ट प्लस एयर टू एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट पुर्तगाल की एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया है। इस चौथे एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर रिफिलिंग किट से भी इक्विप किया गया है, जो पुर्तगाल की एयरफोर्स का पहला टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, जबकि एम्ब्रियर की जानिब से यह तैयारा शेड्यूल से 2 माह पहले ही पुर्तगाल की एयरफोर्स के हवाले किया गया है। याद रहे कि पुर्तगाल एम्ब्रियर के KC-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई एक्सपोर्ट यूजर में से है, जबकि पुर्तगाल की एक्विजिशन के बाद एम्ब्रियर के KC-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इसके बाद दीगर यूरोपियन कंट्रीज के अलावा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जानिब से भी इंटरेस्ट शो किया गया था। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि इंडोनेशिया की जानिब से कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक्सपोर्ट की मालियत तकरीबन 15 अरब डॉलर मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि इंडोनेशिया के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का पहला फेज पहले ही साइन किया जा चुका है, जिसकी मालियत तकरीबन 15 अरब डॉलर मुतवक्के है, जबकि इस एग्रीमेंट के सेकेंड और थर्ड फेज को 2026 में साइन कर दिया जाएगा। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO ने इस बारे में बातचीत करते हुए
مزید کہا کہ انڈونیشیا نے خاص طور پر کان فیوجنیشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی مقامی ترک ساختہ انجن کے ساتھ کنفیگریشن کی ریکویسٹ کی ہے تاکہ یہ طیارے کسی بھی قسم کی انٹرنیشنل ٹریفک ان آرمز ریگولیشن سے پاک رہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈونیشیا ITAR ریسٹرکشن سے بچنے کے لیے اس طیارے کے ڈومیسٹیکلی پاورڈ ورژن کے حوالے سے آنے والے چند سالوں تک انتظار کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ اس وقت کان فیوجنیشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ابتدائی بلاک 1 ورژن کو امریکی ساختہ انجن سے پاورڈ کر رہا ہے، جبکہ اس کے فیوچر میں فل فلیج فیوجنیشن ورژن کو مقامی انجن سے پاورڈ کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ فرانس پاکستان نیوی نے گزشتہ روز طویل فاصلے پر کامیاب ریسکیو آپریشن کنڈکٹ کی ہے۔ انسانی ہمدردی کے اس آپریشن میں پاک بحریہ کے جہازوں PNS تبوک اور PNS معاون نے اوپن سی میں انڈونیشیا کے ایک بحری جہاز جو دراصل ایک کارگو شپ تھی اس پر ایک سری لنکن شہری کا کامیاب ریسکیو آپریشن کنڈکٹ کرتے ہوئے اسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے ریسکیو کیا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے اپنے ساحل سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تجارتی جہاز کو اس وقت ریسکیو کیا جب اس کے ایک عملے کے رکن کو تشویشناک صورتحال کا سامنا تھا۔ چین کے سرکاری میڈیا سورسز کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے J-10C فائٹر ایئر کرافٹ پہلی مرتبہ اپ کمنگ سنگاپور ایئر شو میں شرکت کریں گے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چائنیز ایئر فورس کی باجی ایروبیٹک ٹیم کے J-10C فائٹر ایئر کرافٹ سنگاپور میں پہلی مرتبہ چین سے ڈائریکٹ فلائٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے سنگاپور ایئر شو میں ایروبیٹکس فلائٹ پرفارم کریں گے۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چین کے J-10C فائٹر ایئر کرافٹ کے ایروبیٹک ٹیم پہلی مرتبہ سنگاپور ایئر شو میں شرکت کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے تقریباً $1.1 ارب کی لاگت سے انڈین ایئر فورس کے لیے بوئنگ کے 767 ٹینکر طیاروں کی ایکوزیشن کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے حال ہی میں 6 بوئنگ کے 767 پر بیسڈ ملٹی رول ایریل ریفیولر ٹینکر طیاروں کی منظوری دی گئی ہے جو انڈین ایئر فورس کے ایکسٹینڈڈ آپریشنل رینج اور انڈیورنس کے لیے ایکوائر کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ بھارت کافی عرصے سے اپنی ایئر فورس کے لیے ایریل ریفیولر ٹینکر طیاروں کی ریکوائرمنٹ رکھتا ہے اور اس وقت انڈین ایئر فورس غالباً 4 IL-78 ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ طیاروں کا استعمال کر رہی ہے، تاہم اس کے بڑھتے فلیٹ کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر مزید ایریل ریفیولر ٹینکر طیاروں کی ایکوزیشن آنے والے چند ماہ میں متوقع ہے۔ مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ساؤتھ کورین ساختہ مین بیٹل ٹینک کو بڑی تعداد میں ایکوائر کرنے کے حوالے سے ایویلیویشن کے پروسیس میں ہے۔ مراکش کی جانب سے ممکنہ طور پر 400 مین بیٹل ٹینک ایکوائر کیے جا سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مراکش کی آرمڈ فورسز ساؤتھ کورین ساختہ K2 بلیک پینتھر ٹینک کو ایویلیویٹ کر رہی ہے۔ اگر مراکش کی جانب سے کورین ساختہ ٹینکس کا انتخاب کیا جاتا ہے تو مراکش پہلا افریقن آپریٹر ہو جائے گا جو کورین ساختہ K2 بلیک پینتھر ٹینک کو استعمال کرے گا۔ خیال رہے کہ مراکش کی منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کے منسٹر نے اپریل 2025 میں ساؤتھ کوریا کا دورہ کیا تھا جہاں انہیں مختلف سسٹمز خاص طور پر KM-SAM ایئر ڈیفنس سسٹم K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور سب مرینز کے علاوہ مین بیٹل ٹینک سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی۔ مراکش اس وقت 384 امریکی ساختہ ابراہیمز ٹینک استعمال کرتا ہے جن میں سے 222 M1A1 اور 162 M1A2 مراکش کی آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے۔ مراکش کی آرمڈ فورسز اس کے علاوہ 142 T-72 جبکہ 54 MBT-2000 اور 260 M60 ٹینک بھی استعمال کر دی ہے۔ فرانس سعودی عربیہ میں منعقد کی جانے والی اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز کے سلسلے میں پاک فضائیہ کا کنٹینجنٹ باقاعدہ سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ اسپیئرز آف وکٹری 2026 ایکسرسائز میں دنیا کے 10 ممالک کی ایئر فورسز باقاعدہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جبکہ 5 ایئر فورسز آبزرور کے طور پر حالیہ ایڈیشن میں شرکت کریں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے ہوسٹ کی جانے والی اس ایکسرسائز میں پاک فضائیہ کے F-16 بلاک 52 طیارے اور IL-78 ہیوی ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ متعلقہ کریو ممبرز کے ساتھ آج
ही सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस एक्सरसाइज में जहां फ्रेंच एयर फोर्स अपने रफाल फाइटर जेट, कतर की एयर फोर्स अपने यूरो फाइटर टाइफून के साथ शिरकत कर रही है, वहीं रॉयल सऊदी एयर फोर्स अपने F-15 तैयारों के अलावा यूरो फाइटर टाइफून और दीगर एसेट्स के साथ इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रही है। इटालियन एयर फोर्स के यूरो फाइटर टाइफून भी इस एक्सरसाइज में शमूलियत के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज को रॉयल सऊदी एयर फोर्स की जानिब से होस्ट किया जाता है और इसे सऊदी अरेबिया की रेड फ्लैग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज के पहले एडिशन का इनेकाद 2022 में किया गया था, जिसमें GCC के 3 ममालिक की एयरफोर्स के अलावा यूनान, पाकिस्तान, US और बरतानवी एयर फोर्सेज ने शिरकत की थी। इस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज को गुज़श्ता काफी अरसे से तवातुर से कंडक्ट किया जाता रहा है और अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ममालिक में भी मरहलावार इजाफा देखने को मिला है। 2023 के एडिशन में बहरीन, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UK के अलावा US एयर फोर्सेज ने 2023 के एडिशन में शिरकत की थी। ख्याल रहे कि पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे इस एक्सरसाइज के इनिशियल एडिशंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जबकि पाक फिजाइया के F-16 भी इस एक्सरसाइज के गुज़श्ता एडिशन में शिरकत करते आए हैं। रॉयल डैनिश एयर फोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो अपने 46 साल सर्विस में रहने वाले F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के आखिरी यूनिट को भी आज बाकायदा रिटायर कर देगी। रॉयल डैनिश एयर फोर्स की जानिब से आखिरी F-16 को बाकायदा रिटायर किए जाने की तकरीब आज मुनक्किद की जाएगी, जबकि अब रॉयल डैनिश एयर फोर्स पहले ही F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर शिफ्ट हो चुकी है। ख्याल रहे कि डेनमार्क की एयर फोर्स ने अपने रिटायर किए जाने वाले F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट में से कुछ पहले ही अर्जेंटीना को फरोख्त किए हैं, जबकि बाकी मानदा यूक्रेन को फराहम किए गए हैं। रॉयल डैनिश एयर फोर्स की जानिब से गुज़श्ता बरस ही मरहलावार इन F-16 तैयारों की डिलीवरीज यूक्रेन को शुरू कर दी गई थी, जबकि इस सिलसिले के आखिरी यूनिट्स भी बाकायदा रिटायर कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।